नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा विषय है बैगन की उन्नत खेती, ब्रिंजल फार्मिंग। बैगन की खेती कब और कैसे करना चाहिए, प्लस इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है लिटिल लीफ, छोटी पत्ती रोग की जो इलाज है, रोकथाम है, वो कौन सी है, कौन सी दवाओं का हमको प्रयोग करना चाहिए, कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए और फल छेदक के साथ साथ तना छेदक की समस्या आती है। बैगन एक बार हार्वेस्टिंग लेने के बाद फल और फूलों की संख्या देखने के लिए नहीं मिलती है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो समस्या दोस्तों आती है लिटिल लीफ, छोटी पत्ती रोग। तो सबसे पहले यह एक बांझपन है, यह एक वायरस है। तो इसके लिए सबसे पहले तो रेजिस्टेंस वैरायटी को अपनाना चाहिए, फसल चक्र को अपनाना चाहिए। लगातार उसी खेत पर बार बार आपको बैगन की फसल नहीं लेनी चाहिए। सेकेंडरी बात, लिटिल लीफ जो पत्ती रोग है दोस्तों, इसको फैलाने का काम करती है सफेद मक्खी, माइट्स, थ्रिप्स। सफेद मक्खी सबसे ज्यादा लिटिल लीफ पत्ती को मतलब फैलाती है। तो इसकी रोकथाम आपको कंट्रोल बतला सकते हैं। 100% कंट्रोल नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पहले स्टार्टिंग पर एक दो पत्तों पर समस्या देखने के लिए मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों ये समस्या बढ़ती है। तो ये समस्या एक दो पौधे पर ही रह पाए और वहीं आप कंट्रोल 100% कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए आपको सफेद मक्खी के और माइट्स के स्प्रे लेने होंगे। अब सफेद मक्खी स्टार्टिंग के दिनों पर थाइमोथॉक्सोम से कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा एसिटामिप्रिड 20% एसपी इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं। लांसर गोल्ड को भी आप स्प्रे दोस्तों कर सकते हैं स्टार्टिंग के दिनों पर, और माइट्स के प्रॉपर स्प्रे लेते हैं तो यह जो समस्या है, यह जो रोग है, बिल्कुल 100% कंट्रोल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है लिटिल पत्ती जो रोग है, लिटिल लीफ पत्ती जो रोग है दोस्तों, इसकी रोकथाम के लिए सफेद मक्खी की रोकथाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्मियों के दिनों पर फल छेदक कंट्रोल नहीं होता है, तो इसकी जानकारी सीक्रेट फॉर्मूलेशन वीडियो के एंड में बतलाने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए हम अपनी इस A to Z वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग। तो बैगन की खेती वैसे तो 12 महीने आप खेती कर सकते हैं, लेकिन खासकर अच्छा उत्पादन निकालने के लिए इसकी जो खेती है बैगन की दोस्तों, जो खेती है बरसात पे जून से जुलाई, गर्मियों में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं। जलवायु के ऊपर बात करें तो यह जो फसल है ठंडे नम आर्द्र जलवायु की क्रॉप है, और इसके लिए जो टेम्परेचर है न्यूनतम 12 से 15 और अधिकतम 35 से 38 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है काफी अनुकूल उचित दोस्तों माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो बैगन की जो दोस्तों खेती है, यह सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। काली मिट्टी, काली दोमट, चिकनी दोमट, भारी भूमि, हल्की भूमि, मध्यम भूमि, सभी प्रकार की सॉइल पर, सभी राज्यों पर आप बैगन की खेती कर सकते हैं। बस मृदा की जो पीएच वैल्यू 5.5 से 7.2 तक चल जाती है। खेत की तैयारी ठीक तरीके से करना चाहिए। 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर से पहली और दूसरी जुताई यानी प्लोइंग कराना चाहिए, और खासकर बैगन की खेती में उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जो सॉइल होती है खेती आप ऐसी भूमि पर कर सकते हैं। जंगली जानवर परेशान करते हैं दोस्तों, तो इसके लिए तारबंदी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5-5.5 फुट वाली ग्रीन नेट भी खींच लीजिए। और जब भी आप खेती कर रहे हैं तो बैगन की जो खेती कर रहे हैं, खेत के चारों साइड गेंदे की एक लाइन जरूर लगा लीजिए। इससे कीटों की प्रोटेक्शन काफी बढ़िया मिलता है और आपको कम स्प्रे करना पड़े बैगन के लिए, तो इसके लिए आप येलो और ब्लू ट्रैप लगाएं। नीला और पीला स्टिकी ट्रैप जरूर लगाना चाहिए। एक एकड़ में 20 फीस पर्याप्त होती हैं। यदि आप यह काम करते हैं तो कम स्प्रे की आवश्यकता पड़ेगी। और बैगन की फसल पर दोस्तों निराई गुड़ाई प्रॉपर करना चाहिए और खरपतवार मुक्त फसल रखना चाहिए। निराई गुड़ाई काफी ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा बैगन की फसल पर आप साफ सफाई रखेंगे, सिंचाई वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रखेंगे, उतने ही बेहतरीन परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। सिंचाई बहुत ज्यादा करने से नेमेटोड्स की समस्या भी आ सकती है। अब बायर कंपनी की जो वेलम प्राइम आती है, इसका दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 400 ml 200 लीटर पानी में घोल करके यदि बैगन की फसल पर जड़ों को
यानी जड़ों में नुकसान पहुंचाने वाली जो नेमेटोड्स होते हैं, यदि नेमेटोड का प्रकोप है यानी जड़ों पर गांठें बन जाती हैं, जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, इस प्रकार गांठें बन जाती जड़ों पर, तो पौधा बढ़वार नहीं लेता है, पैदावार घट जाती है। बायर कंपनी की वेलम प्राइम या फिर किसी भी नेमेटिड जो साइट्स होती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। वेलम प्राइम भी काफी अच्छा काम करती है। नेमेटोड की यदि प्रकोप समस्या देखने के लिए मिल रही है, अब आप कैसे इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, तो यदि कोई पौधा है बढ़वार बिल्कुल भी नहीं ले रहा है तो उसको उखाड़ के देखिए क्या जड़ों पर गांठें तो नहीं बन गई। यदि गांठें बन गई हैं तो यह सूत्रकृमि है यानी नेमेटोड है, उसके प्रॉपर आपको उपचार करना चाहिए। तो इस प्रकार आप अपनी फसल को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के दिनों पर महंगे कीटनाशक, महंगे फंगिसाइड स्प्रे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। स्टार्टिंग के दिनों पर आप नीम ऑयल है, जीवामृत है, ट्राइकोडर्मा है, जीवामृत जैसी जो खादें हैं, ट्राइकोडर्मा जैसे जैव बैक्टीरिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट दोस्तों पा सकते हैं। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जिनका उत्पादन काफी अच्छा है, बढ़िया है, इन किस्मों को आप चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 1 है VNR की उत्कल के नाम से आती है। वैगन का रंग सफेद रंग का होता है। कलशजनक F1 ब्लैक रंग होता है, थोड़ा सा बड़ा साइज आता है। इसके अलावा F1 के नाम से आती है। यह जो वैगन है छोटे वैगन होते हैं, भरमा के रूप में मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड होती है। छोटे वैगन की भी काफी ज्यादा डिमांड होती है मार्केट पर। तो आप शनगिरो की जो प्रगति आती है इसको आप लगा सकते हैं। तीनों वैरायटी काफी अच्छी है मार्केट पर, और भी अच्छी अच्छी किस्में हैं। तो अपने एरिया, जलवायु और क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से दोस्तों बेस्ट वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं। 1 एकड़ पर आपको कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है? 1 एकड़ पर 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। और प्लांट्स के ऊपर बात करें, सिंगल लाइन पर दोस्तों आप खेती कर रहे हैं, पौधरोपण कर रहे हैं, तो 7 से 8 हजार पौधे की आवश्यकता पड़ने वाली है। एक बेड पर सिंगल लाइन पर पौधरोपण करने पर 7-8 हजार 8,200 पौधे आपको लगने वाले हैं 1 एकड़ पर। जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं। कुछ किसान भाई कहते हैं बीघा के हिसाब से, हेक्टेयर के हिसाब से हैं, या फिर अलग अलग जो माप है उस हिसाब से नहीं, बल्कि आपको हम एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं। और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। बीघा अलग अलग राज्यों में, क्षेत्र एरिया के हिसाब से बीघा अलग अलग होते हैं, इसलिए बीघा के हिसाब से जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं। वैगन की खेती दोस्तों आप बेड विधि से करें, यानी बेड बनाएं, बेड मेकर या फिर बेड राइजर से, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। बेड की चौड़ाई 3 फीट, बेड से बेड की जो दूरी रखनी 2.5 फीट, और बेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी चाहिए। ड्रिप एरिगेशन 16 mm ड्रिप को आप लगा सकते हैं। और मल्चिंग पेपर के ऊपर बात करें तो 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर इस फसल के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन अब तो हमारे जो फार्मर्स हैं 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर भी लगा रहे हैं, क्योंकि बैगन की फसल थोड़ा सा लंबे समय तक चलती है। तो थोड़ा सा 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। बेसल डोज के ऊपर बात करते हैं, जब आप बेड तैयार कर रहे हैं, भूमि अच्छी उपजाऊ बनाने के लिए, पैदावार अच्छी निकालने के लिए इन खादों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। गोबर की खाद 2 ट्रॉली, SSP 50 किलो, DAP 50 किलो, इन सभी को प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। मल्चिंग पेपर में होल्स, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार मल्चिंग पेपर में होल्स करना चाहिए, जो कि आप टूल्स देख रहे हैं। जो ड्रिप है, ड्रिप को बचाते हुए दोस्तों, और जो एक बेड पर सिंगल लाइन पर ड्रिप बिछानी है, और आपको कुछ इस प्रकार 2 इंची मल्चिंग पेपर में सिंगल लाइन पर होल्स करने चाहिए। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, पौध रोपण के ऊपर बात करते हैं कि आपको कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए। तो पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखनी चाहिए, और सिंगल लाइन पर आपको पौधरोपण करनी चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए। जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं, नर्सरी तैयार आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नर्सरी बैगन की प्लास्टिक प्रो ट्रे में भी तैयार कर सकते हैं, और यदि आप क्यारी जो विधि होती है, क्यारी विधि से भी आप बैगन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रो ट्रे में यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो 25 से 28 दिनों में एकदम स्वस्थ नर्सरी दोस्तों तैयार हो जाती है। प्लांटेशन एंड दोस्तों पौधरोपण के ऊपर बात करते हैं कि आप किस प्रकार पौधरोपण करना चाहिए। तो देखिए, बैगन के पौधरोपण किए जाते, ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, नर्सरी तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आजकल बैगन की नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं तो सबसे सरल, आसान और प्रॉपर पौधा तैयार हो जाए, यानी कम खर्च पर, तो वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है प्लास्टिक प्रो ट्रे पर। नारियल की खाद
और वर्मी कंपोस्ट को भरकर एक एक बीजों की बुआई करके दोस्तों आप पौधे तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक पोटरी पर 25 से 28 दिनों पर स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है। अब नर्सरी जब आप तैयार करते हैं तो पत्तियों खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। तो इसकी रोकथाम के लिए और प्लस सकिंग पेस्ट की रोकथाम के लिए आप नीम ऑयल का या फिर इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर सकते हैं। फंगस की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 50% 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार नर्सरी जब तैयार हो जाती है तो फील्ड पर 3-4 दिन पहले से आपको सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद जो प्लास्टिक पोटरे हैं, जो प्लास्टिक पोटरे पर आप नर्सरी लगा रखी है वहां पर एक एक पौधे को निकालकर फील्ड पर आपको पौधरोपण करना चाहिए और पौधा एकदम सीधा होना चाहिए। और जैसे ही प्लांटेशन कंप्लीट हो गई उसके बाद दोस्तों आपको 30-35 मिनट ड्रिप से सिंचाई जरूर करनी चाहिए। अब सिंचाई के ऊपर बात कर लेते हैं। प्लांटेशन के बाद सबसे जरूरी काम होता है सिंचाई। तो सिंचाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फ्लैट इरिगेशन से 8 दिन से लेकर 12 दिनों के मध्य आपको सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई आवश्यकता अनुसार मिट्टी पर काफी ज्यादा डिपेंड करती है। हल्की भूमि है तो थोड़ा जल्दी, भारी भूमि है तो थोड़ा सा अंतर रख के भी आप सिंचाई कर सकते हैं। बैगन की फसल पर थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाने के बाद ही आपको सिंचाई करनी चाहिए, इससे पैदावार बढ़ती। कुछ किसान भाई बहुत ज्यादा लगातार सिंचाई करते रहते हैं दोस्तों। इससे होता यह है कि पीलापन की समस्या बनी रहती है और पौधा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। तो इन बातों को आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। ड्रेंचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों बैगन की फसल पर। एक ड्रेंचिंग जरूर कर दीजिए। फर्स्ट ड्रेंचिंग पौधरोपण से 3 से 4 दिन के आसपास की फसल होती है तो आपको 200 लीटर पानी लेना है और आपको ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और 19-19-19 घुलनशील खाद 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी घोल करके प्रति पौधा 40 से 50 ml प्रति पौधा जड़ों के पास आप ड्रेंचिंग करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सेकंड ड्रेंचिंग आपको 6वें या फिर 7वें दिन करनी चाहिए। इस पर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 1 किलोग्राम और 1261 दोस्तों आपको लेना है लगभग 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति पौधा 50 ml की दर से आपको ड्रेंचिंग कर देना चाहिए। 50 ml से लेकर 100 ml तक आप ले सकते हैं। इस हिसाब से आप ड्रेंचिंग करते हैं तो पौधा में जो घुट्टी आप दे रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से पौधा बढ़वार लेगा, क्योंकि वनस्पतिक बढ़वार बहुत ज्यादा डिपेंड और निर्भर करती है। बैगन की फसल पर खरपतवार नाशक स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। मजदूरों की मदद से दोनों वेट के बीच में जो खरपतवार उग चुके हैं वहां पर आपको निराई गुड़ाई करानी चाहिए। खरपतवार मुक्त फसल रखनी चाहिए। हम बार-बार रिपीट कर रहे हैं कि खरपतवार मुक्त फसल रखना बहुत ज्यादा दोस्तों जरूरी है, अनिवार्य है, इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इस फसल पर साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि खरपतवार रहते हैं तो फिर व्हाइट फ्लाई का प्रकोप देखने के लिए मिलेगा, जिससे परिणाम ये है कि लिटिल लीफ पत्ती का प्रकोप देखने के लिए ज्यादा मिलने वाला है। तो इसलिए साफ सफाई प्रॉपर बनाए रखें। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। बैगन की फसल पर देखिए फल छेदक का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है और तना छेदक स्टार्टिंग के दिनों पर। तो बीमारी तो कई प्रकार की आती है, जैसे सफेद मक्खी है, फली छेदक है, तना छेदक, नेमेटोड, छोटी पत्ती रोग है, बैक्टीरिया विल्ट है, झुलसा पाउडरी मिल्ड्यूड के साथ साथ कुछ सकिंग पेस्ट का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। यदि दोस्तों बैगन की फसल पर फल छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो बायर कंपनी की वाइगो इंसेक्टिसाइड 10 ml या फिर एमामेक्टिन बेंजोएट 8 ग्राम, इन दोनों में से कोई एक 15 लीटर की दर से आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फल छेदक का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है, तो इसकी रोकथाम के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि वायर कंपनी की वाइगो आपको लेना है दोस्तों लगभग 10 ml और आपको डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड आपको लेना है 20 ml। इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेडर मिला करके स्प्रे कर देना है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। स्टार्टिंग के दिनों पर वाइगो या फिर एमामेक्टिन बेंजोएट अच्छा काम करेगी, लेकिन फिर थोड़ा ज़्यादा प्रकोप हो जाता, गर्मियों के दिनों पर कंट्रोल नहीं होता, तो वाइगो और डेलीगेट काफ़ी अच्छा काम करेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो इन दोनों जो फॉर्मुलेशन के अलावा इस फॉर्मुलेशन को भी अपना सकते हैं। सुमिटोमो की सुमी प्रेम पथ है 30 ml और वायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी 30 ml, 25 से 30 ml, इन दोनों को 15 लीटर पानी घोल करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी प्रिवेंटिव रूप में बायर की वाइगो और एमामेक्टिन कोई एक स्प्रे कर दीजिए। लेकिन जब बीमारी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप
जो हमने डोज बताए हैं 2 कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन सुमिटोमो की सुई प्रेमपथ और मोमेंटो एनर्जी का भी जो कॉम्बिनेशन वो भी काफ़ी अच्छा है, और वाइगो और डेलीगेट का भी जो कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। तो इनको आप रिपीट कर सकते हैं। एक ही कॉम्बिनेशन को बार बार आपको स्प्रे नहीं करनी चाहिए। सूखने की समस्या आ रही तो ट्राइकोडर्मा आपको 500 ग्राम गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम 200 लीटर पानी घोल करके आपको सिंचाई के साथ प्रयोग करना चाहिए। बैगन की फसल पर यदि कोई भी फंगस की समस्या आती है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों आपको स्प्रे शेड्यूल चलाने चाहिए। आवश्यकता अनुसार फल छेदक सुंडी के प्रॉपर आपको स्प्रे लेते रहना चाहिए। खास शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य है। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जो फर्स्ट खाद है 30 से 40 दिन की फसल होती है, पौधा होता है, ट्रांसप्लांट्स हैं, तो प्रति एकड़ इन दोनों खादों को प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 60 से 80 दिन, और वहीं फल की अवस्था पर इन खादों को प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बैगन की खेती आप व्यवस्थित तरीके से करते हैं तो 55 दिन की जो फसल होती है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। लाइफ साइकिल के ऊपर अगर बात करें तो 6 से 7 महीने यदि आप व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से बैगन की खेती करते हैं तो 6 से 7 महीने बड़े आराम से दोस्तों चल जाती है। प्रॉपर केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों बाजार भाव के ऊपर बात करें तो 10 रुपये से 25 रुपये के मध्य प्रति किलोग्राम की कीमत देखने के लिए मिलती है। लागत के ऊपर बात करें तो 35 से 40 हज़ार 1 एकड़ में लागत लग जाती है। उत्पादन के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में दोस्तों 80 टन के आसपास पैदावार देखने के लिए मिलती है, यानी आराम से आप 800 क्विंटल 750 से 800 क्विंटल आप 1 एकड़ से पैदावार निकाल सकते हैं यदि दोस्तों आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। तो यदि आप नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं तो फिर उत्पादन बहुत ही कम होने वाला है। यदि आप 6-7 महीने चलाते हैं तो 80 टन आराम से बैगन निकल जाता है। मुनाफा के ऊपर बात करते हैं, यदि 8 रुपये केजी का ही रेट मिल जाता है हमारे किसान भाइयों को, यानी 800 रुपये प्रति क्विंटल, और 1 एकड़ में पैदावार हो जाती है दोस्तों 800 क्विंटल। तो यदि हम 800 में 800 का इंटू कर देंगे तो 6,40,000 हमारा मुनाफा आ गया। अब जो हमारी आमदनी शुद्ध आमदनी में से दोस्तों हम लागत को घटा देंगे तो जो हमारा 6,40,000 दोस्तों हमारा मुनाफा आ गया। अब मुनाफा में से लागत को घटा देंगे तो हमारी आमदनी आ जाएगी, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 6,40,000 में से दोस्तों हम 40,000 लागत को घटा देंगे तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है 6 लाख आ गया। इस हिसाब से यदि पैदावार कम भी होती है, बाजार भाव हमको कम भी मिलते हैं, तो हमने आपको 6 लाख बताए, आप 1 एकड़ से दोस्तों ये मान लीजिए 5 लाख तो आप बड़े आराम से कमाई कर सकते हैं। यदि लागत और भी बढ़ती है तो ये मान लीजिए कि आप 5 लाख 4.5 लाख 5 लाख तो आप 1 एकड़ से कमाई दोस्तों बैगन की फसल से कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया कि बैगन की खेती करके हमारे किसान भाई कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, और काफ़ी किसान भाई बैगन की खेती करते भी हैं। यह जो 2-3 समस्याएं आती हैं इनका इलाज प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, बैगन की फसल पर पीछे रह जाते हैं। तो बीमारी का इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रिवेंटिव रूप में भी स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यूरिया खाद का इस्तेमाल आपको कम से कम निश्चित क्वांटिटी पर करना चाहिए। यदि आप यूरिया का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो फिर रोग बीमारी का प्रकोप ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ ज्ञानवर्धक नॉलेजेबल सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।